हेलो जी, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं। और आज है 9 फरवरी और 9 फरवरी की न्यूज़ का हम डिस्कशन करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ आपको बहुत पसंद आएंगी। तो 9 फरवरी 2022 की न्यूज़ का हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले जो ये है, ये मध्य एशिया के साथ अभी भारत ने क्या किया कि इनके साथ वर्चुअल समिट किया। वर्चुअल समिट होती है मतलब कि कैमरे पे समिट या वीडियो कॉल पे आप कह सकते हैं, ये वो समिट होती है वर्चुअल समिट जिसको हम कहते हैं। इस वर्चुअल समिट में क्या हुआ है कि इसमें भारत ने इन देशों को रिझाने की कोशिश की है, या ये कह सकते हो कि भारत ने इन देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो एशिया है ना, मध्य एशिया, इसमें प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि यूरेनियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, तेल हो गया। यह सब है ना, भारत एक तो इनको बहुत महंगे दामों पे इंपोर्ट करता है। सॉरी। और कभी भारत को इंपोर्ट करने पड़ गए, इमरजेंसी आ गई, तो इन देशों के साथ साथ संबंध बनाने जरूरी हैं। क्योंकि अगर कभी युद्ध छिड़ता है या किसी के साथ संबंधों में खटास आती है, चाइना, यूएस से या किसी भी देश से, तो इनको इंपोर्ट करना पड़ेगा भारत को। और उसके लिए जो मध्य एशिया के देश हैं, या फिर ईरान है, या फिर यूएई है, इसके इनके साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध होने चाहिए। वैसे भी अगर हमें सस्ता तेल और यूरेनियम मिलता है तो हमें इससे बहुत फ़ायदा होगा, और वो जो हमारी विदेशी नीति है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। यह सब एक भारत ने चीन को सबक सिखाने के लिए भी किया। क्योंकि चाइना है ना, वो सेंट्रल एशिया में बहुत ज़्यादा घुस रहा है। उसने क्या किया कि सेंट्रल एशिया में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। तो उसको टैकल करने के लिए भारत को यह पॉलिसी अपनानी जरूरी है कि वह भी मध्य एशिया की तरफ जाए। मध्य एशिया में तुर्कमेनिस्तान आता है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब जो देश आते हैं मध्य एशिया के देश हैं, जो कि रूस से अलग हुए थे। 1991 में रूस से निकले थे। ये एक तरह से भारत से सांस्कृतिक रूप से भी जुड़े हुए हैं। और भारत द्वारा ईरान में एक चाहबार बंदरगाह बनाया गया। एक तो ये बंदरगाह इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेंगे। चाबहार बंदरगाह किस देश में? ईरान में। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको भारत ने डेवलप किया है, क्योंकि डेवलप करने की जो टेक्नोलॉजी है वो भारत के पास है। और भारत और ईरान के संबंध भी बहुत अच्छे हैं। तो इस करके ये ईरान में जो चाबहार बंदरगाह डेवलप किया है, ये इसीलिए किया गया कि अफगानिस्तान के रास्ते से इन देशों से, मध्य एशिया के देशों से जुड़ाव हो सके। और वो अपना जो भारत को जो मतलब कच्चा माल है, यूरेनियम है, तेल है, प्राकृतिक गैस है, वो सब यहाँ से इंपोर्ट किया जाए, आयात किया जा सके। चीन जो एक ऐसा हमारा कट्टर दुश्मन देश है, चीन द्वारा भी पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा है, ताकि वो भी अफ्रीका के देशों से यहाँ से जुड़ सके और अपने व्यापार को फैला सके। तो आपने ध्यान में रखना है, जो ग्वादर बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान में है और इसका निर्माण चीन के द्वारा किया जा रहा है। तो ठीक है, ये थी आज की न्यूज़। अब चलते हैं अगली न्यूज़ पे। मध्य एशिया ये भी थोड़ी सी से जुड़ी हुई है, और लेकिन ये तापी पाइपलाइन से भी जुड़ी हुई है, जो अभी बन रही है। मतलब अभी करंट में उस पर काम चल रहा है, तो ये हमारे लिए और भी इम्पोर्टेंट है। मध्य एशियाई देशों से क्या है कि ये तापी पाइपलाइन, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जो तापी पाइपलाइन है मध्य एशिया के देशों से गुजर कर ये मिनरल्स को लाने में हमारी हेल्प करेगी। यह कहाँ, कैसे कैसे, कहाँ से आती है? चारों देशों के नाम याद रखने हैं। तापी मतलब, तापी की फुल फॉर्म ये है तापी। देखो, तापी मतलब टी से तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान ए से, पी से पाकिस्तान, और भारत है आई से। देखो, तापी तापी पाइपलाइन मतलब टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान, और आई से भारत। तो ये तापी पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान के रास्ते से जो मध्य एशिया के देशों का कच्चा माल है, या तेल है, यूरेनियम है, और जो मतलब मेन है, जो प्राकृतिक गैस इससे आएगी, जो ये प्राकृतिक गैस आएगी, इसी को लाने के लिए मेन रूप से ये बनाई गई है। तो आपने तापी पाइपलाइन और इससे जुड़े हुए चारों देशों को याद रखना है। और कजाकिस्तान है जो मध्य एशिया का देश, मैंने आपको बताया था, इसमें विश्व का सबसे ज़्यादा यूरेनियम मिलता है। और आपको पता है यूरेनियम से परमाणु हथियार बनते हैं, और उन्हीं परमाणु हथियारों से विदेश नीति है जो मजबूत होती है। आसपास के पड़ोसी हैं जो प्रेशर में रहते हैं, और यही यूरेनियम विश्व में सबसे ज़्यादा कजाकिस्तान में पाया जाता है। तो आप देख रहे हो हमारे लिए इनसे मजबूत संबंध रखना कितने ज़्यादा फायदेमंद है। और आपको ध्यान रखना है, कजाकिस्तान, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री, यानी भूमि आबद्ध देश है। यानी इसके समंदर नहीं लगता है, और ये चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ देश है। और आपने ये याद रखना है, यानी इस देश के चारों तरफ जो देश हैं वो सभी के सभी
भूमि वाले देश हैं उनके भी समंदर नहीं लगता है। तो आप ये कह सकते हो कि ये डबल लैंड लॉक कंट्री है जो कजाकिस्तान है, और ऊपर से ये ऐसा लैंड लॉक कंट्री है जिसका एरिया लैंड लॉक्ड कंट्री में विश्व में सबसे ज़्यादा है। यानी जितने भी विश्व में भूमि आबद्ध देश हैं उनमें उनमें सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया कजाकिस्तान का है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको ये भी डाटा ध्यान रखना है, भारत अपना 85% यूरेनियम और 55% गैस इंपोर्ट यानी आयात करता है। देखो कितना बड़ा हिस्सा हमें आयात करना पड़ता है यूरेनियम और गैस का, और ये हमारी विदेश नीति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पे। पहले मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ, देखो इससे आपको थोड़ा अच्छे से याद रहेगा। ये है डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड। ये डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड अभी बनने शुरू हो गए हैं। आप सभी को चाहो तो ये बनवा सकते हैं, ना चाहो तो ना भी बनवाओ। ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कीम शुरू की है, इसके बारे जान लेते हैं। ये जो डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई स्कीम है, जिसके तहत किसी भी इंसान का स्वास्थ्य और शरीर से जुड़ा हुआ डाटा यानी आंकड़ा हॉस्पिटल और सरकार के पास सुरक्षित रखा जाएगा। देखो डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड यानी ऐसा आईडी कार्ड जिसमें डिजिटली हेल्थ से रिलेटेड डाटा रखा जाएगा। यानी आप कोई भी चेकअप कराने जाते हैं, अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, और आगे आपको कोई समस्या होती है तो जो आपने ट्रीटमेंट और चेकअप करवाया है ये आंकड़ा उठाकर इससे आगे का आपका ट्रीटमेंट शुरू किया जाएगा। ये सब है डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड और इसका फ़ायदा। यानी आपके स्वास्थ्य का आंकड़ा सरकार और अस्पतालों के पास पूरी तरह से सेफ और सिक्योर रहेगा। ठीक है, तो ये क्यों किया गया? क्योंकि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, और इन मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 21 के तहत जीवन जीने के अधिकार, ये आपने ध्यान में रखना है। जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार हैं वो भाग 3 में है, और भाग 3 का जो आर्टिकल 21 है उसमें हर व्यक्ति को जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत सभी को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है, यानी कि राइट टू हेल्थ दिया गया है। तो उसी के तहत ये योजना शुरू की गई है, आपने याद रखना है। ये वाली योजना डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड, ये ऐसे आपका हेल्थ आईडी कार्ड बनेगा। तो आपने इसके लिए अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, पर इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है, क्योंकि कोरोना के बाद जो हेल्थ से जुड़े हुए टॉपिक हैं वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। अब चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पे। भारत सरकार ने आदेश जारी किया कि किसी भी मोन्यूमेंट यानी कि ऐतिहासिक इमारत के पास 100 से 300 मीटर के दायरे में कोई भी विकासशील प्रोजेक्ट निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। अब देखो इस तरह से ये इमारतें हैं, ये जितने भी मोन्यूमेंट है ना, ये हमारे देश की संपदा है, ये कह सकते हो आप, ये प्रॉपर्टी है हमारे देश की। ठीक है, जो ये इमारतें हैं इनके 100 से 300 मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जाएगा, यानी इनको सेफ रखा जाएगा और हिस्टोरिकल वे में इनको टूरिज्म से जोड़ा जाएगा। ऊपर से ये भी है, देखो जो हमारे देश की प्रॉपर्टी है, सरकार के साथ हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसको सेफ और सिक्योर रखें। और यही जो हिस्टोरिकल प्रॉपर्टी है जो यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाली जाती है, और उसका पैमाना ये होता है कि इनको कितना संभाल के रखा गया है, मतलब, और इनका जो कंस्ट्रक्शन है वो उसकी कितनी अच्छी तरह से देखभाल की गई है, आसपास में इनको कोई हानि तो नहीं पहुंचाई गई है। तो इसी बेस पर इनको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों में जारी किया जाता है, और उससे हमारे देश का मान सम्मान बढ़ता है, और इसे पता चलता है कि हम एक सिविलाइज कंट्री में आते हैं जो कि हमारे देश की संपदा को संभाल के रख सकता है। इसी में एक और कदम सरकार ने बढ़ाया है। भारतीय सरकार ने ये कहा है कि कोई भी ऐतिहासिक इमारत है यानी हिस्टोरिकल जो मोन्यूमेंट है उसके 100 से, तो ये आपने आंकड़ा भी जारी रखना, डायरेक्ट पूछ लेंगे, 100 से 300 मीटर के दायरे में कोई भी विकासशील प्रोजेक्ट या निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। और जो ये इंडियन गवर्नमेंट ने किया है वो क्यों किया है? क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है कि जो भारतीय ऐतिहासिक इमारत है उनके आसपास गंदगी होना शुरू हो गई है, उनके आसपास माहौल ख़राब होना, उनको क्षति पहुंचाना या उनका नुकसान होना शुरू हो गया, इसी करके यह आदेश जारी किया गया है। बहुत ही अच्छा कदम है मेरी नज़र में, और बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके लिए और हमारे देश के लिए। दिल्ली में जेएनयू, आपको पता ही है, बहुत चर्चा में रहने वाली यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। इसकी पहली बार किसी महिला को वो चांसलर बनाया गया है, कुलपति बनाया गया है। और जो, सॉरी, ये चांसलर है, वॉइस काट देना।
जो ये चांसलर बनाया गया है इसका नाम है शांति श्री धूलीपति। देखिए वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान है, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, नॉर्थ ईस्ट पे, तो इन पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो पहली बार कोई महिला बनी है और वो भी जेएनयू की। जेएनयू जो है, जो वर्ल्ड में जितनी भी रैंकिंग आती है एजुकेशन की, उसमें भारत की एक मतलब सबसे ज़्यादा जेएनयू का नाम आता है। वैसे तो मद्रास आईआईटी और बेंगलोर आईआईटी का भी आता है, लेकिन एजुकेशन रिपोर्ट में जेएनयू का नंबर जरूर आता है जो वर्ल्ड रैंकिंग में आता है। तो और आप जान सकते हो कि जिसका वर्ल्ड रैंकिंग में नाम आता है तो हमारे लिए वो कितनी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो उसकी महिला कुलपति बनी है, वो भी पहली बार। तो इसका नाम आपने ध्यान में रखना है, क्या है, शांति श्री धूलपति। ठीक है, शांति श्री धूलपति। तो ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रखना है। अब चलते हैं अगली न्यूज़ पे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा 101% चांसेस हैं। भारत में दो नए वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि घोषित किए गए हैं, और जो जो दो ये नए आर्द्र भूमि हैं, इससे भारत में आर्द्र भूमियों की संख्या 49 हो गई है, 49। ये आंकड़ा भी आपने ध्यान रखना है। बहुत से एग्जाम में ये आंकड़ा पूछ लेंगे कि भारत में अब कितने वेटलैंड हो गए, तो आपको ध्यान में रखना है। तो भारत में अब 49 वेटलैंड हो गए हैं, और आपको पता है 2 फरवरी को तो वैसे भी वेटलैंड डे था। अभी जो आएंगे एग्जाम उनके लिए तो ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जो दो ये नए वेटलैंड ऐड किए गए हैं आर्द्र भूमि, एक तो बखीरा नाम है, ये नाम ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उत्तर प्रदेश में है। और दूसरा है खिदाजिया, जो कि जामनगर गुजरात में है। आपने ध्यान में रखना है, जो दो नए वेटलैंड घोषित किए हैं, एक उत्तर प्रदेश में घोषित किया गया है और इसका नाम है बखीरा। स्टेट और नाम दोनों ध्यान में रखना है। और जो लेटेस्ट हैं ये, इन पे तो पक्का क्वेश्चन बनते हैं। और दूसरा है गुजरात, गुजरात में खिदाजिया है जो, ये दूसरी वेटलैंड घोषित की गई है। और मैंने आपको बताया था ईरान में समझौता हुआ था कब, 1971 को 2 फरवरी को, जिसे रामसर कन्वेंशन कहते हैं। उसी के तहत पूरे विश्व में यह तय हो गया था कि जितने भी विश्व में वेटलैंड हैं उनको सभी को संरक्षित रखा जाएगा। और जो ईरान का रामसर कन्वेंशन था, भारत भी इसका एक संधि करता है, यानी उसने भी इस पर हस्ताक्षर किए थे। तो भारत की भी जिम्मेवारी है कि भारत में सभी आर्द्र भूमियों को संरक्षित रखे। और जो ये आर्द्र भूमियां हैं इनके बहुत ज़्यादा फायदे भी हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये पर्यावरण का जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो यानी कार्बन है, मीथेन है, उसको सोख के रखती हैं और पर्यावरण को बैलेंस करके रखती हैं। ठीक है। और अब चलते हैं अगली न्यूज़ पे। ये तो हिस्ट्री से जुड़ी हुई आपको पता है, और अब इसको 100 साल कंप्लीट हो गए हैं। और ये आंदोलन भी भारतीय इतिहास में इसने पूरी धूम मचा दी थी। पहली बार राष्ट्रीय स्तर का ऐसा आंदोलन था जिसने अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी थी। तो आप कह सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर आपने थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। भारत का जो असहयोग आंदोलन था, आपको पता है ये गांधी द्वारा शुरू किया गया था 1 अगस्त 1922 को, 1920 को, सॉरी, 1 अगस्त 1920 को। ये भी आपने ध्यान में रखना है। जब ये 1920 में 1 अगस्त को शुरू किया गया, इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इस दिन किस नेता की मृत्यु हुई थी, तो बाल गंगाधर तिलक की हुई थी। और ये उस दिन तिलक स्वराज फंड भी बनाया गया था। खैर, हम मुद्दे पर चलते हैं। और ये मैं बता दूं कि जब मैं हिस्ट्री के लेक्चर कराऊंगा इस पर स्पेशल मैं लेक्चर लूंगा, डिटेल में थोड़ा समझाऊंगा। अभी जो करंट की न्यूज़ है उससे जुड़ के बता देता हूँ। भारतीय असहयोग आंदोलन जो हुआ था, ये फरवरी 1922 में, इसमें क्या हुआ था, चोरा चोरी कांड हो गया था। कहाँ पर, यूपी में हुआ था, गोरखपुर में। इस चोरा चोरी हत्याकांड में क्या हुआ था कि पहले पुलिस वालों ने कुछ ग्रामीणों को पीटा, फिर ग्रामीणों ने क्या किया कि पुलिस वालों की भीड़ को थाने में जला दिया था। और गांधी जी ने ये कहा था कि कोई भी हिंसक कार्यक्रम हुआ तो फिर मैं आंदोलन वापस ले लूंगा। तो ये इसमें 22 पुलिस वाले मर गए थे। इसी करके गांधी जी ने ये आंदोलन वापस ले लिया था और इसका जो नाम रखा गया था वो चोरा चोरी हत्याकांड रखा गया था, जब ये पुलिस वाले जलाए गए थे। इस घटना के बाद इन्होंने वापस ले लिया था आंदोलन को। और अब इस घटना को पूरे 100 साल हो गए हैं, फरवरी 2022 में। डेट तो खैर नहीं पूछेंगे, पर फरवरी का महीना याद रखना। और 1922 में हुआ था, तो 2022 में इसको 100 साल हो गए हैं पूरे। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन श्योर आएगा और हर एग्जाम में आएगा। इतनी बड़ी घटना, जो इसको 100 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो आपने याद रखना है, इस अवसर पर पूरे देशवासियों ने उन लोगों को श्रद्धांजलि दी है
जो कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मारे गए थे। हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, हर देशवासियों ने उनको श्रद्धांजलि दी है जो इस असहयोग आंदोलन में मारे गए थे। ठीक है, तो 100 साल पूरे होने पर इसको एक तरह से डेडिकेशन दिखाया गया हमारे देश के देशवासियों द्वारा। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। और यह गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो कि महात्मा गांधी ने इसके बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, ये भी ध्यान में रखना है। और असहयोग का मतलब था, थोड़ा बता देता हूँ, अंग्रेजों को किसी भी तरह का सहयोग नहीं करना, यानी भारत में अंग्रेजों को हर तरह से नॉन कोऑपरेट करना, यानी उनके साथ असहयोग करना, जितना ज़्यादा हो सके उन्हें घुटने पे लेके आना, स्कूल, कॉलेज और न्यायालयों का बहिष्कार करना, और विदेशी सामान का बहिष्कार करना, और स्वदेशी सामान को अपनाना, ये असहयोग आंदोलन के मुख्य मुद्दे थे। ठीक है, तो अब ये चलते हैं न्यूज़ के खात्मे की ओर। अब सारी न्यूज़ ख़त्म हो गई हैं और कल की न्यूज़ कल के साथ लेके आऊँगा। और ये श्योर है, आज हिस्ट्री का लेक्चर आपका आज शाम को आ जाएगा। हिस्ट्री के लेक्चर आपके कंटिन्यू रहेंगे, मैंने दोबारा शुरू कर दिया क्योंकि तबीयत एकदम सही हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।